Hello everyone, this is Sana Rahman and welcome to my channel. So ये वीडियो नीट 2024 एस्पायरेंट के लिए होने वाली है, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जिनको बार में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे टेस्ट में 360 में 360 कैसे आते थे और मेरे एग्ज़ाम में 360 में 345 कैसे आए। ओके, सो मेरे 345 क्यों आए, ये क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस एग्ज़ाम में ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो है थोड़ा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। लाइक मेरी जो थी क्लास में जो टीचर्स थी जो गार्डिंग कर रही थी वो मेरे सिट पे आके बैठ गई, वो पूरे टाइम इतना बोलने लगी, पूरी टाइम बोलती रही जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ा और बहुत मैं डिस्टर्ब हुई थी। सो उसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए थे और एक क्वेश्चन जो था मैंने क्वेश्चन पे करेक्ट टिक करके मैंने OMR पे गलत बबल कर दिया था। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरे 345 मार्क्स आए 360 में। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरह से पढ़ना है बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप बार बार पढ़ना पड़ता है। लाइक अगर आप एक बार पढ़ें फिर कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाते हो और बहुत जल्दी भूलते हो। ये रटने वाली चीज़ है जैसा जनरली लोग बोलते हैं बार बार, तो ये है, तो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगी जो क्लास 11th में या क्लास 12th में। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है और आपको किस तरह से बायोलॉजी पढ़नी है। सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर आपका होने वाला है आप सबसे पहले उससे खुद से एक बार रीडिंग करें, उसको समझें क्या चैप्टर कहना चाह रहा है, उस चैप्टर में क्या है। उसके बाद जब आपको वो टीचर्स उस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लाइक आप क्या समझ रहे थे और इसका मतलब है क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आपकी क्लियर हो जाएंगी लिटरली, और आपको बहुत सारी चीज़ें फिर याद रहेंगी। फिर आप क्या करना, घर पे जाना और वापस उस चीज़ को दोबारा से पढ़ना, तो बिल्कुल वो सारी जो कुछ भी चीज़ें हैं बिल्कुल आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। लाइक मैं तो ड्रॉपर थी, तो ड्रॉप ईयर में मैंने क्या क्या पढ़ा मुझे हर चीज़ नहीं याद है, लेकिन मैंने 11th-12th में अपना क्या पढ़ा मुझे मोस्ट ऑफ द चीज़ बहुत अच्छे से याद है। और स्पेशली जब आप क्लासेस में पढ़ते हो और स्पेशली जब टीचर आपसे खड़ा करके आपसे पूछ देते हैं तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। सो 11th-12th की चीज़ें तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो आप जो भी 11th-12th में हो आप कोशिश करो कि इस तरह से पढ़ो, और फिर उसके बाद जब आपके चैप्टर हो जाए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको घर आके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसका PYQ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फिर जैसे कि अगर आप चैप्टर 10 तक पहुँचे तो आपको ना 1 to चैप्टर 10 तक का सब कुछ पता होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि पीछे चैप्टर में क्या था क्या नहीं था। आप चैप्टर 4, 5, 6 कोई भी रैंडमली चैप्टर उठाओ और उसका PYQ करते रहा करो। उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और आप चैप्टर भूलोगे भी नहीं। एक चीज़ जो है जो फ्रेशर्स को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको अगर ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त की बहुत तगड़ी वाली होनी चाहिए। लाइक मैं तो ड्रॉपर थी, तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा होने वाला था 2020 में, तो उस टाइम जो है मैंने सिर्फ पढ़ा था। तो सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ने से और समझने से आपका नीट नहीं निकलने वाला है, उससे आपके मैक्सिमम 300-400 तक मार्क्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं किया था और बिल्कुल भी नहीं किया था, बिल्कुल ना के बराबर था। मतलब प्रैक्टिस से तो मेरा ज़्यादा कोई लेना देना था भी नहीं। हालांकि मैंने बुक ख़रीदी हुई थी फिर भी मैंने नहीं किया था, मैं सिर्फ पढ़ती थी। तो उसकी वजह से जो है आप मेरे तो 400 नंबर आए थे। सो ये जो है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जो भी फ्रेशर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, PYQ करें। तो बात करते हैं ड्रॉपर की कि ड्रॉपर को किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से बायोलॉजी अपना पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप सब कुछ पढ़े हुए हो, आपको सब कुछ आता है, आप सब जानते हो, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और बहुत करना है। एक चैप्टर को बार बार करना है, आगे बढ़ जाओ तो पीछे ये चैप्टर को फिर से करना है। ये एग्ज़ाम जो है ना ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ही बेस्ड है। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी है, लाइक अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। मुझे जैसे मान लो अगर मुझे आता भी था ना सब कुछ,
तो मैंने उस तरह से कभी टेस्ट दिया ही नहीं, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है 3 घंटे में सारे के सारे, फिजिक्स भी करो, केमिस्ट्री भी करो, बायो भी करो, ये सब कुछ बहुत ही अनरियल था। लाइक मैंने अगर उस टाइम पे कोविड हो गया था और न्यू NTA वाला टेस्ट वाला कोई ऐप आया था, तो मैंने उसे डाउनलोड किया था, तो मैं टेस्ट अगर उसमें कभी देती भी थी तो मैंने कभी कंप्लीट टेस्ट नहीं दिया, और अगर कभी दिए भी तो मेरे 300 350 ऐसे नंबर आते थे, और मेरे एग्ज़ाम में आए भी 400 नंबर। तो यही वजह थी कि आपका ड्रॉपर बन जाते हो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं कर पाते हो। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो और आप चाहते हो कि आगे आपके और ड्रॉप्स ना हों, तो आपको बहुत जान लगाना होगा, और आप वही करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो मैं MTG की फिंगर टिप्स थी मेरे पास, मैं उससे करती थी। उसके अलावा मैं PW की स्टूडेंट थी, तो मैं PW के DPP से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। मैं लाइब्रेरी सेक्शन था वहाँ पर एक, उससे करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, एक चीज़ जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका रिवीजन बार बार होना चाहिए। अब आप रिवाइज कैसे करोगे बार बार? आप पूरे के पूरे चैप्टर को लेके तो नहीं बैठ सकते हो बार बार कि पूरे के पूरे चैप्टर को मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, तो फिर आपका 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो नोट्स है ना, वो आपके NCERT में मर्ज होना चाहिए। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है NCERT की निचोड़, आपको NCERT के साइड में वो लिख लेना है। आपको जब भी रिवाइज करना है, आपको वो पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत होनी चाहिए, ना कि पूरा का पूरा पैराग्राफ। आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो अपने हाईलाइट के पॉइंट्स पढ़ो। आप माइंड मैप टाइप बना लो, पॉइंट्स को लिख लो, और वैसे ही आप रिवाइज करो। आपको पूरी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक जैसे प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं। सो मैं क्या करती थी, मैं इस तरह से साइड में लिख लेती थी कि जैसे क्लोरोफाइसी है तो उसमें आसेक्सुअल किस तरह से करता है, उसके बाद सेक्सुअल किस तरह से होगा, सब कुछ लिख लेती थी। और इस तरह से मैं जो है चार्ट एक बना लेती थी। लाइक देखिए, यहाँ पर एल्गी हो गया, फियोफाइसिया हो गया, रोडोफाइसिया हो गया, तो इस तरह से मैं बना लेती थी। फिर ये हो गया ब्रायोफाइट्स का, उसके बाद आप इधर देख सकते हैं टेडोफाइट्स का। तो मैं इस तरह से कर लेती थी ताकि शॉर्ट में सब कुछ हो जाए, और ऐसे ही मैं करती थी। सब कुछ जो है NCERT का जो निचोड़ है वो मैं निकाल के ऐसे रख देती थी कि मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो या मैं ऐसे ही करती थी, ऐसे इसी में शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, मर्ज कर लेती थी चीज़ों को। यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं ऐसे लिख लेती थी, और जो मैं भूल जाती थी वो मैं ख़ास करके लिखती थी। तो यहाँ मैंने अपने बुक को बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होता था, फिर मुझे लगता था कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टाइप मैंने लिख लिया, जो कुछ एक्सेप्शन टाइप्स है, तो इस तरह से मैं करती थी। फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन जो भी नीट में आया हुआ है वो सब मैं लिख लेती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप एनिमल किंगडम को मैंने किस तरह से लिखा है, इनकम्प्लीट। तो उसके बाद सब कुछ मैंने इस तरह से लिखा है, मतलब मुझे पूरा का पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। बार बार मैं इस तरह से कर लेती थी। जैसे मैंने पिक्चर के ऊपर ही लिख दिया कि इस आइकन, इसका नाम स्काइफा भी है। उसके बाद ये स्पॉन्ज, इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी मैंने लिख दी है रेडियल सिमेट्री, इसकी आसिमेट्री है, इस तरह से, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉलीफेरा का, डायनोफ्लाजमिड्स का, टिनोफिडा का, प्लेटियल मेंथिस का, प्लेनिरिया का, सबका मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल, और मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें डायरेक्ट था किसमें इनडायरेक्ट था। और कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो होती है, जैसे मैंने यहाँ पे टिनोफिडा का सब कुछ लिख दिया, जो भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है, क्योंकि कोई चीज़ जो होती है ना जो सिर्फ इसी के लिए है। फिर बैलेंसेंस हो गया, ओनली सेक्सुअल हो गया, सेक्सुअलिटी इसकी HMB में से याद कर ली थी। HMB मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, इस तरह से। इसका मतलब कि ये तीनों का मतलब सेम ही नहीं, अगर कहीं पे आए तो मैं इस तरह से याद रखूँ। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड हाउ आई यूज्ड टू स्टडी। मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट को तो मैंने बहुत कुछ करा हुआ है। लाइक स्टेम के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया, अंडरग्राउंड के लिए अलग, उसके बाद फिर एक्सिलरी बर्ड अलग, एरिड रीजन अलग, अंडरग्राउंड में हो गया स्टोरेज के लिए तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कम कलकोशिया, वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये सब इस तरह से। फिर एक्सिलरी बर्ड
का जो मॉडिफिकेशन हुआ वो टेंड्रल्स में हो गया और थॉर्न में हो गया। टेंड्रल्स में कौन कौन आ गए, थॉर्न में कौन कौन आ गए, इस तरह से मैं कर लेती थी। फिर एरिड रीजन में भी हो गया, इस तरह से मैं करती थी। मैंने यहाँ पे इसका लिख दी कि इसका टैप रूट है, इसका टैप रूट है और इसका जो है एडवेंटिशियस रूट है। तो ये कहीं कहीं आ जाता है कुछ कुछ पॉइंट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती थी अल्टरनेट किसका है, अपोजिट किसका है, होल्ड किसका, मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ भाई कौन पढ़ने जाए, तो इसलिए इस तरह से मैं लिख लेती थी। मतलब पढ़ना तो आपको है ही ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा ना ऐसे शॉर्ट हो जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक ऐसे आप कर लेते हो। फिर यहाँ पे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। फिर यहाँ पे मैंने सबके एग्जाम्पल लिख दिए है सबके सामने। यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस, एपिपेटलस, एपिफाइलस, मोनोडेल्फस। अच्छा, इसका तो मैंने निमोनिक्स किया था क्योंकि ये एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, आई थिंक 2021 में आया था। तो मैंने कर लिया था कि डीपी डाइडेल्फस का पी, डीपी, उसके बाद पीसी प्रियंका चोपड़ा, पॉलीडेल्फस सिट्रस। तो आपको भी इसी तरह से बिल्कुल पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब भी पढ़ने बैठो आप पूरे के पूरे चैप्टर ही रिवाइज़ करो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स जैसा बना लो, अपने एनसीईआरटी में चीज़ों को मर्ज कर लो और आप इसी तरह से पढ़ो। अच्छा, ये एक पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक सोलेनेसी जो है वो गैमोसेप्लस भी है और गैमोपेटलस भी है, और सिनकार्पस जो है वो ब्रासिकस, सोलेनेसी और लिलियसी है। अच्छा, ये पता है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मैंने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। जो चीज़ मैं भूल जाती थी मैं, या फिर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने क्वेश्चन उसका गलत किया था, मैंने उन सब को ऐसे पॉइंट वाइज लिख लिया था कि मतलब मैंने बार बार अगर पढ़ा है ना और मैं चीज़ों को गलत कर रही हूँ तो मैं फिर उसको ऐसे लिख लेती थी। जो ये मुझे लगता था कि मैं भूल रही हूँ, मैं इसमें गलती कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे पढ़ लेती थी। पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर हो गया। फिर जैसे यहाँ पे डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैकेट्स और वेसल्स का मैं इस तरह से लिख लेती थी। फिर एग्जार्च कौन है, डार्च कौन है, रूट स्टेम, ये सब दिखाने का मेन मोटो यही था कि आपको किस तरह से पढ़ना है। लाइक आपको इसी तरह से अपने एनसीईआरटी में चीज़ों को मर्ज कर लेनी, आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, लेकिन आप कितनी चीज़ों को हाईलाइट करोगे। स्पेशली मैं एक पॉइंट बोलूँगी, जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ने बैठो तो बिल्कुल भी हाईलाइटर का यूज़ मत करो, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी और आप हर चीज़ को हाईलाइट कर दोगे तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी से कचड़ा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी मत करना। आप पढ़ो, पेंसिल से थोड़ा बहुत कर लिया करो, इतना ही करना है तो। और फिर उसके बाद जो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन करते करते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आप उसको एनसीईआरटी के साइड्स में नोट्स बना बना के ऐसे लिख लिया करो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। सो अगर आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और बताऊंगी कि आपको किस तरह से फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री करना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको और नीट में फोड़ कर आओ। ओके, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।